नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, भरण पोषण के जितने भी मामले होते हैं, कई बार उनमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि व्यक्ति जो है वो भरण पोषण देने में असमर्थ रहता है या फिर उसकी सैलरी कम रहती है। ठीक है। और इन चीज़ों का अभी तक कोई भी एक सॉल्यूशन निकल के नहीं आया है, क्योंकि कानून ही ऐसे बना के रखे हैं। मगर कुछ ऐसे सॉल्यूशन जो हमारे दिमाग में हैं, हालांकि मैंने अभी तक इन सॉल्यूशन को ट्राई नहीं किया है। शायद ये कहूँ कि मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन जब मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। और ऐसी ही कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है ये आपके काम की हो, और हो सकता है कि अगर आप ट्राई करें इसको तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकल के आएगा। हमारे देश में एक संविधान है, ये हम सभी जानते हैं। संविधान जो है वो सुप्रीम लॉ होता है किसी भी देश में। ठीक है, जो सर्वोच्च विधि है उसको संविधान कहा जाता है। अब संविधान के आर्टिकल 21 में अनुच्छेद 21 में ये साफ कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। क्लियरली मेंशन्ड है। इसका मतलब साफ है कि मैं अपनी ज़िंदगी जो है अपने तरीके से जीऊँगा। ठीक है, मुझे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीना चाहता हूँ और किस तरह से जीना चाहता हूँ। और अगर उसमें कोई रुकावट आ रही है तो ये जुडिशरी और भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मेरी लाइफ में अगर कोई ऐसी रुकावट है जिसके कारण मैं अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, तो जुडिशरी तथा भारत सरकार, राज्य सरकार जो है वो मेरी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये आर्टिकल 21 कहता है। अब कई बार कुछ ऐसे पतियों का से सामना हुआ जिन्होंने कहा कि सर हमारी तो नौकरी नहीं है, नौकरी छूट गई या बिजनेस में लॉस हो गया, और किस्मत भी ख़राब थी कि पत्नी भी छोड़ के चली गई और पत्नी ने भरण पोषण का केस लगा दिया और हमारे पास कुछ है नहीं, हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है, हालांकि मैंने जैसे ही बताया कि मैंने कभी भी इन चीज़ों को ट्राई नहीं किया क्योंकि इतना मौका मुझे नहीं मिला। मेरी वकालत को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अब जो है LLB किया, उसके बाद मैंने LLM किया और LLB में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके बाद मैंने LLM किया, उसके बाद मैंने लगभग 2 साल जो है कॉलेजों में कानून को पढ़ाया भी है, अलग अलग कॉलेजेस में। उसके बाद वकालत शुरू करी है मैंने। तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मामला नहीं आया जिसमें कि पति बेरोजगार हो। यही कारण है कि हम कई ऐसी चीज़ें जो यूज़ करना चाहते तो हैं मगर कर नहीं पाए, लेकिन डेफिनेटली इन फ्यूचर हम करेंगे। तो अगर पति बेरोजगार हो या हालत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो सीधा आप आर्टिकल 21 के तहत अपनी फैमिली कोर्ट या जहाँ भी मामला चल रहा है आपका भरण पोषण का, वहाँ पर सीधा पिटीशन दायर करें और उसमें डिमांड करें कि राज्य सरकार या भारत सरकार मुझे मेरी काबिलियत के हिसाब से नौकरी प्रदान करे। ठीक है, राज्य सरकार या भारत सरकार मुझे मेरी काबिलियत के हिसाब से नौकरी प्रदान करे, क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ और मैं खुद चाहता हूँ मेरी पत्नी का भरण पोषण करना, मुझे नौकरी प्रदान की जाए। मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अब हो सकता है जज जब आप पिटीशन लगाएं तो जज का ये तर्क हो कि तुम नौकरी ढूंढो जाके, तो उसमें हम सीधा जवाब दे सकते हैं कि जो भी जज हो, आदमी हो औरत हो वॉटएवर, कि जज साहब अगर ढूंढने से नौकरी मिल जाती तो भारत के 90% युवा बेरोजगार ना होते। हर साल भारत के लगभग 90% के आसपास युवा बेरोजगार निकल जाते हैं। और जज साहब मैं तो नौकरी कर रहा था, मेरी छुट्टी है, लेकिन अब मुझे नहीं मिल रही है, मुझे भारत सरकार से नौकरी दिलवाई जाए।
क्योंकि कानून के मुताबिक एक व्यक्ति जो है वो राज्य की जिम्मेदारी है। ए पर्सन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। तो मैं नौकरी करना चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मेरी पत्नी को मैं दुख दूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं पैसा दूँ, मेरी पत्नी अच्छे से रहे। तो यहाँ तो मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं है। तो जब मेरा कोई गलत काम करने का इंटेंशन नहीं तो मुझे सज़ा थोड़ी दी जा सकती है। इसलिए मैंने जो पिटीशन लगाई है उसको डिसाइड किया जाए, क्योंकि जब आप मेरी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी भी तय कीजिए। मैं नागरिक हूँ, मुझे नौकरी दी जाए, जो मेरी काबिलियत है उसके हिसाब से जो भी नौकरी सरकार देना चाहिए मैं करूँगा, मेरी नौकरी मुझे लगवाई जाए। जब आप पिटीशन लगाएंगे तो सीधी सी बात है कि हमारे जजों में इतना दम तो है नहीं कि वो इस तरह की पिटीशन को स्वीकार करें, खारिज तो करेंगे वो, खासकर निचली अदालत जो है वो खारिज करेगी। लेकिन अगर इसको चैलेंज करते हैं आप हाई कोर्ट तक, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आने की संभावना है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया है, ये मेरे मन की एक उपज है, लेकिन ये है कि हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर ट्राई करेंगे। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हर जगह नौकरियों में सरकार महिलाओं को आरक्षण दे रही है और भरण पोषण जो है वो पति से मांगा जा रहा है। ये तार्किक पॉइंट्स हैं जो कोर्ट में उठाया जाना चाहिए, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। तो अगर आप बेरोजगार हैं तो इस चीज़ को थोड़ा एक बार ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने में क्या जाता है भाई, पहले ही सब कुछ लुटा हुआ है, भरण पोषण का ऑर्डर हो गया है, ना देने पर वारंट निकल जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। बेहतर हो इस चीज़ को ट्राई करें कि मैं तो नौकरी करना चाहता हूं लेकिन मुझे नौकरी मिल नहीं रही है, और भारत सरकार अपना कर्तव्य कितने % निभा रही है और आम आदमी पे उसका कर्तव्य क्यों थोपा जा रहा है। भाई गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति तभी अपराधी है जब ये साबित हो जाए कि उसने जो अपराध किया है उस अपराध को करने में उसकी मानसिक दशा भी आपराधिक प्रवृत्ति की थी, मतलब मेंटली भी अंदर से भी वो चाहता था कि मैं ये अपराध करूं, तब उस व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा। लेकिन भरण पोषण कानून में मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी जो पत्नी है मैं उसको भरण पोषण दूँ, मैं जॉब करूँ, मुझे नौकरी मिले, तो मेरा जो मंशा है वो अपराध करने की तो नहीं है। मैं क्राइम कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ कि मेरी पत्नी को बच्चों को भरण पोषण मिले, तो मेरी मंशा अपराध करने की कहाँ है। और जब मेरी मंशा अपराध करने की नहीं है तो फिर मुझे जज साहब आप आरोपी नहीं मान सकते। तो सीधी सी बात है कि मैं तो भरण पोषण देना चाहता हूँ, मेरी नौकरी नहीं है, मेरी नौकरी लगवाने का आदेश जारी किया जाए भारत सरकार को या राज्य सरकार को। और अगर आप उनकी जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी भी तय करने का अधिकार फिर कैसे। ये सब बातें दोस्तों आप कोर्ट में कह सकते हैं, जिस लहजे में मैं बोल रहा हूँ उसी लहजे में बोल सकते हैं, कोई आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगा। और आपका वकील बोले ये सब बातें अच्छे से, रियल जो भी हो, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं कोर्ट का दिमाग डाइवर्ट करेंगी। और फिर कह रहा हूँ कि सेशन कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में भले ही ये खारिज हो जाए, इसकी अपील जो ऊपर जाएगी ये एक मुद्दा बनेगा। इसको ट्राई जरूर करना अगर आपके साथ कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है कि आप बेरोजगार हैं और आप जो है वो भरण पोषण नहीं दे पा रहे हैं। पहली बात तो ये आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात, भारत में एक प्लानिंग कमीशन बना हुआ है, योजना आयोग, अगर आपने इसका नाम सुना हो तो। प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है, और हमने ITI भी लगाई थी, उस ITI में भी ये बात निकल कर आई थी कि हमारे देश में कोई व्यक्ति अगर एक दिन का 28 रुपया कमाता है तो गरीब नहीं है वो, ऐसा प्लानिंग कमीशन का कहना है, योजना आयोग का। और ये जानकारी हमने ITI से निकाली, हमारे पास रखी हुई है। इसमें साफ मेंशन है कि कोई व्यक्ति अगर 28 रुपये जो है वो
एक दिन में कमाता है तो उसको हम गरीब नहीं मानते। हालांकि ये रिपोर्ट 2011 की है, मगर अभी तक ये रिपोर्ट लागू है। तो जब आप 28 रुपये कमाने वाले को गरीब नहीं मानते तो हम 28 छोड़िए, हम राउंड फिगर में 30 रुपये ले लेते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है फैमिली कोर्ट में जज साहब को दिखाई जाए और उनसे कहा जाए कि सर इतना भरण पोषण आप थोप रहे हैं, 30 रुपये कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, क्यों ना मैं अपनी पत्नी को 30 रुपये पर डे के हिसाब से महीने का 900 रुपया या 1000 रुपया भरण पोषण दूँ। सीधी सी बात है, क्योंकि सर ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन की है, ये 2011 की रिपोर्ट है। ठीक है, हालांकि ये पूरी रिपोर्ट गलत है। सरकारें ऐसी रिपोर्ट ही बनाती हैं क्योंकि सरकारों की खुद की कोई भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। जिम्मेदारी तय की जाती है आम आदमी की, और फिर आप कहते हैं लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र जैसा तो कुछ भी नहीं है। तो सीधी सी बात है कि हम कहें कि 2011 की रिपोर्ट थी सर, ये लागू अभी तक है। चलिए हम मानते हैं महंगाई बढ़ गई है, सरकार ने 28 रुपये कहा है ना, हम इसको 50 में कन्वर्ट कर देंगे। हम कहते हैं कि 50 रुपये आज की तारीख के हिसाब से कि जो व्यक्ति एक दिन में 50 रुपये कमाता है वो गरीब नहीं है। तो सर या तो इस रिपोर्ट को आप खारिज करें, या फिर जो मेंटेनेंस आप मुझ पे लगा रहे हैं वो 50 रुपये पर डे के हिसाब से लगा दें। तो मेरी पत्नी को जो महीने का है मैं 1500 रुपये दे दूंगा मेंटेनेंस। ये तार्किक पॉइंट है दोस्तों। अगर आप इन पॉइंट्स को रखते हैं तो जैसा मैंने कहा कि अदालतों का दिमाग घूमेगा। ठीक है, जजमेंट जो भी निकल कर आए, लेकिन कहीं ना कहीं उससे कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। भाई अदालत कहती है ना कि अरे तुम पत्नी को 10,000 दे रहे हो, 10,000 में क्या होता है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो जनाब महंगाई अगर बढ़ गई है तो इतनी सारी सरकारी रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के खिलाफ आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ भरण पोषण पे ध्यान आता है महंगाई बढ़ गई है। योजना आयोग ने सड़े से नियम बना के रखे हुए हैं, भारत सरकार ने सड़े से नियम बना के रखे हैं, बीपीएल कार्ड बना के रखे हैं हमारे देश में ऐसे लोगों के जो महंगी बुलेट बाइक में 2 रुपये किलो गेहूँ या चावल लेने जाते हैं। ऐसे बीपीएल कार्ड बना के रखे हैं। व्यक्ति पक्के घर में रह रहा है मगर उसके बाद बीपीएल कार्ड है कि मैं गरीब हूँ, उसके बाद बाइक है 2.5 लाख की, मैं गरीब हूँ। तो जिम्मेदारी क्या आम आदमी की ही तय करोगे सरकार? जो भारत सरकार, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है भरण पोषण केस में इन चीज़ों को एक बार आजमा के देखें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चमत्कार इसके माध्यम से होने की संभावना है। खासकर तब जब ये मामला हाईकोर्ट जाएगा। बहुत बुरी तरह उलझेंगे जज ऐसे मामलों में। जजों को उलझाना सीखिए, क्योंकि वो भी कानूनी दाव पे भी जब उलझेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि करूं क्या। या तो जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनको वो रद्द करने पड़ेंगे, या फिर आपकी बात माननी पड़ेगी। भरण पोषण केस में आप ये भी कर सकते हैं कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी पत्नी को 10,000 भरण पोषण आपको देना है। कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 10,000 महीना पत्नी को दो। आप ये काम भी कर सकते हैं कि कभी 500 डाल दिए, कभी 200 डाल दिए महीने में। पूरा 30 दिन जो रहता है, कभी 500 डाल दिए, कभी 200 डाल दिए, कभी 100 डाल दिए, और ऐसे महीने में चलने दीजिए इस चीज़ को। और 10,000 पूरे मत डालिए। इससे क्या होगा, पत्नी भी इरिटेट हो जाएगी। जज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सर मैं भरण पोषण दे तो रहा हूँ, मैं लमसम क्यों दूँ? 30 दिन का समय है, अगर ये मेरे साथ रहती तो तब तो मैं इसको 1 रुपया भी नहीं देता था। अभी मुझसे अलग रह रही है। मैंने कल 500 डाले थे, परसों मैंने 300 डाले थे, आज मैंने 100 रुपये डाले हैं। ऐसे करते करते महीने का 10,000 कर दूंगा सर मैं। जज आपको मना नहीं कर सकता। और पत्नी के अंदर पता नहीं क्या फील होगा कि यार क्या मुझे भिखारी समझ लिया है। कभी 100, कभी 50, कभी 500।
ये काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि कुछ ऐसे स्टेप्स भी उठाएं जो किसी ने ना उठाई हो, और ये चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो देंगी। वो तो हो सकता है कि वो बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट दे जाए। तो उम्मीद है कि हमारा ये एक थोड़ा, एक क्या कहें इसको, लॉजिकल लेक्चर, थोड़ा अलग एक प्रयोग टाइप का प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा। और इसमें एक और बात यह है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति बदलती है, बदलती इन द सेंस कि कहीं ना कहीं डाउन होती है, तो सीआरपीसी की धारा 127 इसके तहत जो है आप कोर्ट में जाके जो भरण पोषण पत्नी को दे रहे हैं उसको कम करवा सकते हैं। ठीक है, कई बार व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है, दूसरी शादी करने के बाद उसके पास पहली पत्नी को ही भरण पोषण देना है, दूसरी को ही मैनेज करना है, तो ऐसे में भरण पोषण कम होता है दोस्तों। इसके अलावा अगर सैलरी कम हो गई है तब भी भरण पोषण जो है वो कम होता है। इसके अलावा अगर आप पर लोन ज़्यादा चढ़ गया है, ब्याज वगैरह या फिर लोन कर्जा बहुत चढ़ गया है, तब भी आप धारा 127 के तहत भरण पोषण को कम करने की अर्जी लगा सकते हैं। तो ये रिलीफ सीआरपीसी में दिया हुआ है कि अगर सैलरी वगैरह कम हुई है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप जो है भरण पोषण को कम करने की अर्जी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा ये एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तब तक के